थोड़ा सा जो है वो लाउड भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मेरी कज़न की बेसिकली आज डेथ हो गई। तो मैं बस अभी असल में तब्दील करके आया और मैं हूँ भी उनके घर, लेकिन पता है कि क्लास है तो कंडक्ट करनी है। सॉरी सर, तो अगर कोई इशू है तो कोई बात नहीं, हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं क्लास को। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। और आवाज़ किसी को नहीं आए अगर तो मुझे बता दीजिएगा और उनके हक में दुआ करिएगा। और अगर क्लियर आ रही है या हल्की, आज जाहिर सी बात है टोन शायद आज मेरी हल्की ही रहेगी। तो मैं आज प्रोस्टेट के बारे में कर रहा था बात। तो प्रोस्टेट जो है वो मेल ग्लैंड्स होते हैं, और वो उनकी जो जगह होती है, मतलब वो जहाँ पर एरिया ऑफ डिमार्केशन है जहाँ वो सिचुएटेड होते हैं, वो कोई ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान में होते हैं, मार्केशन है का। वैसे हम इसे कोलोरेक्टल भी अगर हम इसे महसूस करना चाहें, पर रेक्टल भी, तो पर रेक्टल फाइंडिंग में भी हम अक्सर इसको अगर प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी हो तो हम इससे पता कर सकते हैं। वो मेल ग्लैंड है, और उसकी जो जगह है वो मेल यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में होती है। ठीक है। अगली स्लाइड जरा दिखाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका एरिया ऑफ डिमार्केशन है कहाँ, मतलब ये कहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो सिचुएटेड है। आप देखें कि एक डायग्राम है जिसमें आपको ये मेल यूरिनरी जेनिटल सिस्टम नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि मेल यूरेथ्रा और रेक्टम और ये यूरिनरी ब्लैडर और इसके दरमियान में एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जो है वो एक डक्ट आ रही है जो कि यूरेथ्रा से होती हुई गुजर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर आपको प्रोस्टेट मेंशन हुआ हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैडर नजर आ रहा है, और आप देख लें कि ब्लैडर के साथ ही ये अटैच्ड है, पीछे रेक्टम से करीब है। जब भी हम इसको जब इसकी फाइंडिंग करते हैं तो हम इससे पर रेक्टम जो है वो इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी जगह है प्रोस्टेट की। आज हम आगे बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के बारे में, क्योंकि आज की क्लास प्रोस्टेट कैंसर की है। लेकिन एक और जो इशू सबसे ज़्यादा होता है, मैंने उसको भी आज की क्लास में डिस्कस कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिससे बीपीएच है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए, मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि प्रोस्टेट बेसिकली होता क्या है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है। ठीक है। ये प्रोस्टेट जो है वो एक बिल्कुल ही वॉलनट साइज का एक ग्लैंड होता है। ठीक है। और अगर प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो, अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो तो आप उनको फील कर सकते हैं पीछे कोलोरेक्टल फाइंडिंग से, पर रेक्टल फाइंडिंग से। और हम लोग ऐसे ही करते हैं जनरल, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर हमें किसी के प्रोस्टेट हाइपरट्रोफाइड हो रहा होता है तो हम उसे पीछे पर रेक्टल फाइंडिंग करके देते हैं, मतलब पीछे रेक्टम से हम अपनी दो फिंगर इंसर्ट करके, जिसे पता होता है कि कहाँ पर पोजीशन है, वहां से देख लेते हैं। तो प्रोस्टेट जो वॉलनट साइज का एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि आपका ब्लैडर और आपके पीएस के दरमियान में होता है। और यूरिथ्रा से जब, मतलब क्योंकि प्रोस्टेट और यूरिथ्रा, इससे प्रोस्टेट की भी एक डग जो है वो यूरिथ्रा से होती हुई जा रही होती है। और प्रोस्टेट का जो है वो एक काम ये होता है, जो मैं अभी आपको फिजियोलॉजी में बताऊंगा, वो एक इस तरह का लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को होती है या ऑर्गेजम होता है या जब डिस्चार्ज होता है, तो यही जो है वो प्रोस्टेट जो है वो यहीं से प्रेशर आता है और फिर जो स्पर्म जो है वो यहीं से डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रोस्टेट का इतना अहम तरीन काम है एक मेल की जिंदगी में। ठीक है। आगे आ जाए नेक्स्ट पेज पर।
फिजियोलॉजी क्या है इसकी, प्रोस्टेट की फिजियोलॉजी पता है आपको कैसे कहते हैं? फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो आपके ऑर्गन्स के जो इंटरनल जो सिस्टम होते हैं उनको हम जो है वो फिजियोलॉजी कहते हैं। जब उनको बायोकेमिकल स्टडी कर जो है वो बायोकेमिस्ट्री जब हम फिजियोलॉजी डॉक्टर अवैस, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है? जी, अब क्लियर है सर। अच्छा ठीक, सॉरी। आवाज क्लियर है? जी जी सर, अब क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर जाफर साहब। तो मैंने आपको मैं फिजियोलॉजी बता रहा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फ्लूइड जो है वो जो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, और उसी की वजह से जो है ये ग्लैंड जो है इसमें से भी जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और ये ग्लैंड भी ये भी जो ग्लैंड है प्रोस्टेट, ये ऐसा फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को का या इजैकुलेट करने का टाइम होता है, तो ये यहाँ से जो है वो अपनी डक के जरिए जो है वो उसको पंप आउट करता है। तो ये प्रोस्टेट की बेसिक फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट पेज पर है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। और नेक्स्ट पेज को डायरेक्ट मैंने एक टॉपिक से शुरू किया है, लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस बारे में क्या है। हमारे यहाँ अक्सर मेल्स में, पाकिस्तान में तो कम है लेकिन अमेरिका में और अफ्रीका में वहाँ पे 50% मेल्स के साथ ये इशू है। और हमारे यहाँ जो है वो आफ्टर 55 कम होता है, लेकिन 60 के बाद कभी भी जो है वो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वो प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं BPH, यानी कि बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊं कि बेनाइन का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया है। प्रोस्टेटिक का मतलब डेफिनेटली प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया होता क्या है, ये मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है। बेनाइन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज जो है वो स्टार्ट हुई हो और अभी उसमें मेच्योरिटी नहीं आई हो, और वो एक्यूट कंडीशन में हो, शुरू शुरू हुई हो, बॉडी में कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा पैथोलॉजिकल चेंज, ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज जो कि स्टार्ट हुआ हो, बॉडी के निज़ाम से हटकर स्टार्ट हुआ हो और मेच्योरिटी पे ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ अभी बिनाइन है। हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी
का मतलब ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि हाइपरप्लासिया या हाइपरट्रॉफी अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज का साइज बढ़ लार्ज हो गया है, या इनका दिल बड़ा हो गया है, या इनका लिवर बड़ा हो गया है, नहीं, हमें बोलना है कि इनको हेपेटोमेगैली हो गई है, इन्हें कार्डियोमेगैली हो गई है, इनको ये वाला ऑर्गन हाइपरट्रोफाइड हो गया है, इन्हें ये वाला टॉप जो आपका ऑर्गन है इसमें हाइपरप्लेजिया हो गया है। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से बड़ा हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो हो। तो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है 60 इयर्स के बाद। ठीक है, होता क्या है कि अक्सर मतलब इसकी कॉज मैं पहले तो बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी यानी कि अभी ये शुरू शुरू हुआ है और प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो गया है। उसकी वजूहत जो भी हम वो आगे देखेंगे, लेकिन वो इनलार्ज हो गया है। अच्छा, अब इनलार्ज हो गया है, अब वो इनलार्ज किसी भी वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ कैंसर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ बिनाइन। ठीक है, और मैं कैंसर पर जब जाता हूँ कि जब वो मैं दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। अच्छा, उसका भी डिफरेंस मैं बता दूंगा कि क्यों, लेकिन बहरहाल के अब होता क्या है कि कॉमन कंडीशन में तो बिल्कुल ये नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ एक सर्टेन एज में क्लिनिक में आके, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैं आपको बताऊंगा, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी में क्या होगा कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा। अब उस प्रोस्टेट इनलार्ज होने की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिन्हें मैंने डिस्कस किया है इस डिजीज में भी। लेकिन ये बहुत कॉमन इशू है और पता होना चाहिए कि इसके एग्जामिन कैसे करते हैं। और बीइंग होम्योपैथी ये नहीं कि बस उसने आके बोला कि मुझे अच्छा जी रट्टी हुई दवाई है जी, बारबरीस वल्गैरिस उठा के दे दो, आ ही जाएगा पेशाब को। ठीक है, या कुछ और ऐसी दवाई दे दो जो हमने रटी हुई होगी कभी तो हम उसको दे दें, ऐसा सीन है। सीन इसलिए नहीं है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट है क्या, वो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या है, उसके जो दूसरे कॉजेज आ रहे हैं वो क्या है, वो जो आपसे आपसे आके जो शिकायत कर रहा है वो क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे ये देखेंगे कि इनकी कॉजेज क्या हैं या आगे और चीजें क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पॉसिबल कॉज हैं कि जो कि इसमें यूरिनरी सिम्टम्स दे रहा होता है, और ये आपकी कहलाती हैं कॉजेज। मैंने यहाँ रखी है इनकी बीपीएच की कॉजेज ये हो सकती हैं, और आगे मैंने इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताई है। कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ, एशरीशिया कोलाई जो कि यूरिन इन्फेक्शन करवाता है, कोलोन का जो है वो नॉर्मल फ्लोरा होता है ये, प्रोस्टेट इन्फ्लेम्ड हो गया हो उसकी वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से। अक्सर लोगों को ये होता है कि बहुत जोर से आदमी जो है वो बैठ इस तरह से गिरते हैं कि बैठने की पोजीशन में गिरते हैं वो, तो उनको भी चोट लग जाती है और उसकी वजह से भी हो जाता है। लाइट चली गई हमारी। अच्छा, अगर यूरेथ्रा किसी का नैरो हो, मतलब सबकी स्ट्रेट, जैसे कि फीमेल के अंदर पेल्विस किसी का नैरो हो सकता है ना, और उनको नॉर्मल बर्थ नहीं कर पाते, वो उनकी एसिडिटी नहीं होती है, उनके यूरेथ्रा होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, वो जो है वो उसमें कुछ नैरोइंग होती है, तो अगर वो हो रही होगी तो ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है उसकी। ठीक है। अच्छा, ब्लैडर जो है, ब्लैडर कोई सा भी ब्लैडर होता है उसके कुछ पार्ट होते हैं, बॉडी वाला पार्ट उसे फंडस कहलाता है और ऊपर वाला पार्ट उसका नेक कहलाता है, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम जो है वो ब्लैडर जो इसका जो ब्लैडर है कि कोई भी ब्लैडर जहाँ पर कि जिसका भी हम ऑर्गन के साथ जो हम यूज कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सर्जरी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा,
ब्लैडर के किडनी के स्टोन की वजह से भी हो सकता है, और नर्व के कंट्रोल से नहीं हो। इस पर एक पूरा रिसर्च है, पूरा पीएचडी थीसिस है, अभी जिंदगी रही और मौका मिला तो मैं आप लोगों को जो है वो जरूर बताऊंगा कि किस इश्यूज के बहुत सारे। भाभी आपके पास हैंड फ्री है जिसमें माइक भी हो? इसमें मुझे बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ब्लैडर में अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, सिस्टाइटिस हो रहा हो, तो नर्व की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी भी क्लियर नहीं है आपको वही? अब तो मैं बिल्कुल बहुत ही करीब हो गया और बहुत जोर से बोल रहा हूँ, और सिग्नल्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे पास। मुझे बता दें। सर आपकी वॉइस क्लियर है लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में से कट रही है जैसे आपकी बात। आवाज आ रही है? वॉइस आपकी क्लियर है अच्छा, लेकिन मेरे पास लेकिन सिग्नल्स कट तो रही है। पूरे आ रहे हैं, मैं अच्छी जगह। आसमान के नीचे बैठा हूँ। सर आप कंटिन्यू करें, अभी हो जाएगी सही थोड़ी देर में। सब बेहोश हो गए। वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी हो रही है क्या ब्रेक? नहीं सर अब सही है, आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ अब आई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि नर्व दैट कंट्रोल द ब्लैडर, वो वाले नर्व्स जो कि ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं, और ये डायरेक्ट ब्रेन से कंट्रोल होता है, मैं आपको बताऊं। और बहुत ज़्यादा डीप चला जाना पड़ जाएगा वो मुझे, वो पीएचडी थीसिस वाला कोई सीन है, तो इसलिए मैं वहां तक जाऊंगा नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, ब्लैडर्स में सिस्टाइटिस होता है, प्रोस्टेट नहीं होता, मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस की जैसे नहीं होते। हम सोच के भी जो है वो अक्सर ये प्रॉब्लम हमें कॉज हो जाती है। तो अब मैं एक बात बताऊं कि मेरे पास अगर पेशेंट आएगा तो वो मुझसे सवाल कि मुझे क्या बोलेगा कि मुझे ये इश्यूज हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, मैं आपको बताता हूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो। अच्छा, मेरे पास जो पेशेंट आया है वो मुझसे आके सवाल क्या करेगा और मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन देखिए, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि खाली उनकी इन बातों के ऊपर आप बिल्कुल नहीं लिख सकते कि ऐसे बीपीएच है और चैलेंजिंग है, तो आप बिल्कुल लिख दें। जहां मैं होता हूँ मैं वहाँ बिल्कुल लिख देता हूँ, बगैर किसी अल्ट्रासाउंड और बगैर किसी टेस्ट के। रूल नहीं है ऐसा, लेकिन मैं जब मैंने चेक कर लिया और मुझे पता है 100% मैं श्योर हूँ, तो मैं जरूर लिखूंगा। लेकिन इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है और फिर इसके फिजिकल एग्जामिन क्या है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। होम्योपैथी में हाथ लगाने से मना तो नहीं है ना किसी को, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके फिजिकल एग्जामिनेशन। पहली चीज ये है कि पेशेंट आपको आके ये कहेगा, सिंपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ, वो आके ये बोलेगा मुझे पेशाब आता है बहुत जोर से, मैं जब करने बैठता हूँ तो बहुत थोड़ा सा पेशाब आता है, पूरा नहीं आता। जोर लग रहा होता है, आ रहा होता है, लेकिन निकलता ही नहीं है पूरा सा।
मैं फिर उठ के जाता हूँ, फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर बहुत ज़ोर से पेशाब आता है। मैं फिर वॉशरूम जाता हूँ, मुझे फिर थोड़ा-सा होता है, लेकिन पूरा होता ही नहीं है। मेरा बहुत पेशाब रोक रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अजीब-सी कंडीशन हो जाएगी। पेट हाइपोगैस्ट्रियम में पेल्विस साइड जो है वो फूली हुई नज़र आएगी। अच्छा, ये उसकी बेहतरीन अच्छा और जब मैं पेशाब स्टार्ट कर और प्रेशर के साथ मुझे पेशाब नहीं होता, बहुत स्लो आ रहा होता है और कभी-कभी जो है वो अ, थ्रॉबिंग्स पेन भी हो रहे होते हैं और जो है वो ड्रॉप भी करके आ रहा होता है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है, जब मैं पेशाब करने बैठता हूँ तो मुझे इरिटेशन भी बहुत हो जाती है। आप सवाल करेगा मतलब ये वो क्लिनिकल ट्रायल में आके बोलेगा ना, वो सबसे पहले आप सबसे पहले एज देखेंगे, अक्सर बच देखेंगे ये वाली सारी शिकायतें वो भी करेगा। ये या उससे कोई इन्फेक्शन होगा, भी आके शिकायत कर सकते हैं, तो आपको डायग्नोज करना है, ठीक है? अब वो डायग्नोज कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जहाँ पर 55 से 60 साल के लोग आपके पास आएँगे तो आपके पास ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो यही होंगे कि जी हो सकता है कि इन्हें बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी हो रही हो, ठीक है? अच्छा, तो अ, अब हम जो आगे इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो ये हैं कि पेशेंट ने आपको आके ये बोला कि मुझे पेशाब में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फ्रीक्वेंट नहीं होता, बहुत प्रेशर से आ रहा होता है, जब मैं आता हूँ तो थोड़ा-सा आता है, उसके बाद रुक जाता है, मुझे महसूस हो रहा होता है, मैं कर नहीं पाता। पेशेंट को सीधा लेटाने के बाद हाइपोगैस्ट्रिक चेक करेंगे, नीचे बिल्कुल ब्लैडर आपके नीचे होता है पेरिनियल एरिया में, ठीक है? मेन पीनस से जो है वो ऊपर का साइज़ जो बिल्कुल पेट का हिस्सा होता है निचला, वहाँ पर जो है वो सिचुएटेड होता है आपका ब्लैडर भी, ठीक है? तो आप जब वहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है वो पूरा ब्लैडर फुल नज़र आएगा। ब्लैडर फुल नज़र आएगा, आपको वहाँ पे प्रोस्टेट नज़र नहीं आएगा और बहुत आप उसे दबाएँगे तो पेशेंट को दर्द होगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इसका एग्ज़ामिन होता है पर रेक्टल एग्ज़ाम जो हम सर्जरी में करते हैं। हमने 2 फिंगर जो है वो हमने इन करनी होती है रेक्टम में और हम नीचे रेक्टम के पास ही जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। हम उससे वहाँ चेक करते हैं तो हमें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी महसूस होती है, हमें रास्ता वहाँ का रुका हुआ मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाते हैं, तो वो एनलार्ज होने के बाद क्या करते हैं, प्रोस्टेट जब एनलार्ज हो जाते हैं तो वो एनलार्ज होने के बाद रोक देते हैं पेशाब का रास्ता। तो इसकी वजह से उन पेशेंट को जो है वो यूरिन नहीं आ रहा होता। तो हमने 2 एग्ज़ामिन किए, पहला एग्ज़ामिन क्या था कि हमने या तो पेशेंट को सीधा खड़ा कर दिया या हमने उसको लिटाया और हमने नीचे पैल्पेट किया, तो उसका ब्लैडर पूरा फुल था। ये पहला काम था और दूसरा काम क्या किया हमने कि पर रेक्टल एग्ज़ामिनेशन किया। ग्लव्स पहने, वैसलीन लगाई, 2 उँगलियाँ इंसर्ट करी रेक्टम के अंदर और वहाँ से हमने चेक किया अगर हमें रेक्टम में जो है वहाँ पर पीछे प्रोस्टेट पे स्वेलिंग मिलेगी, वहाँ हमें महसूस हो ट्रॉफी है, आपको बीपीएच है। अच्छा, अब बीपीएच का जो है वो लेबोरेटरी डायग्नोज क्या होगी, कोई ब्लड टेस्ट एज़ सच नहीं होता इसको देखने के लिए, वैसे एक होता है, वो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन ज़्यादातर हम इसको अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर प्रोस्टेट नज़र नहीं आता, ना प्रोस्टेटिस नज़र आता है, स्टाफ याद आ गई, वो कहती थी अल्ट्रासाउंड। खैर बहरहाल अल्ट्रासाउंड में कैसे चेक करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो प्री वाइटल और पोस्ट वाइटल वॉल्यूम जो है वो चेक करता है। मतलब वो आपका पूरा ब्लैडर फुल होगा, वो आपको पहले एक अल्ट्रासाउंड करेगा, वो उसकी मेजरमेंट लिखेगा कि कितनी आ रही है ब्लैडर की और फिर उसके बाद बोलेगा जाएँ पेशाब करके आ जाएँ। फिर अगर पेशाब करके अगर 50 टू 60 जो है या इससे ज़्यादा जो है आपको दे देगा कि जी सस्पेक्टेड आपकी जो है
है वो प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है वो ठीक है। अच्छा, कि डायग्नोसिस ये ऐसी होगी, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता। मैंने जो और पैल्पेट किया अपने हाइपोगैस्ट्रियम के पेशेंट को, और दूसरी चीज आपने अल्ट्रासाउंड किया जिसके अंदर आपने ब्लैडर की प्री वॉइडल और पोस्ट वॉइडल वॉल्यूम चेक किया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आए। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर आप परेशान यूँ होंगे कि डायरेक्ट प्रोस्टेट कैंसर पर आ गया मैं और मैंने इसकी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं बताई, तो मैं इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी आपको आखिर में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों नहीं बताई मैंने। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, इसकी मैंने आपको जो फिजियोलॉजी और जो इसकी पैथोलॉजी थी वो मैंने अच्छी तरह समझा दी, और ये मोस्ट कॉमन है हमारे यहाँ, और ये हमें पता होना चाहिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन प्रोस्टेट कार्सिनोमा एंड प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी। इसीलिए कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी को प्रोस्टेट हाइपरट्रोफाइड हो रहा हो और आप उसे बोलें कि जी आपको कैंसर हो रहा है। तो मैंने इसीलिए समझा दिया कि ये बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी मैंने इसीलिए आपको करवा दी कि आपको ये तमीज हो कि कैंसर हम कहाँ पर और किस कौन से टेस्ट के बाद करेंगे और उनके फीचर्स क्या होंगे। ठीक ठीक है। अच्छा, अगला मैं आ गया हूँ प्रोस्टेट कैंसर पर। प्रोस्टेट कैंसर डेफिनेटली कैंसर कहीं का भी होता है, तो वो क्यों होता है एक जनरल बात है, लेकिन इसके अंदर ये है कि मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के साथ वजूहात भी बताऊंगा कि कौन सी इसकी वजूहात हैं, कौन सी इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसमें कौन से हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट है, और कौन सा हार्मोन हमें रोक देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इसका कैंसर हम नहीं बढ़ाएं। तो ये एक अ, अलग से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो प्रोसेस में मतलब बेसिकली अगर आपसे किसी की कैंसर की कोई बात पूछे तो आप उसको ये बोलेंगे कि जी सेल डिवीजन जो मियोसिस हो रही थी वो जो है वो इरेगुलर हो गई है, और उसके बाद जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया, बेहद था वो जो है वो बढ़ गया है, तकलीफ हो रही है, और इसके साइन सिम्टम्स थोड़े से बीपीएच से मिलते हुए लेकिन और एडवांस भी हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो है वो इनफर्टिलिटी भी आ जाएगी पेशेंट की, और इसके अंदर जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा भी आएगा, इसमें जीन्स की इसमें और प्रोग्रेशन दूसरे और किसी चीज की मेटास्टैटिक कंडीशन भी हो सकती है। मैं आपको एक एक टर्मिनोलॉजी पूरी पूरी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने ये बात बताई है कि प्रोस्टेट कैंसर की, थोड़ा सा बताऊं कि कैंसर कब, मतलब कैंसर दिखने में या इसके कैसे हमें पता चलेगा कैंसर क्या है, वो अभी आप कॉजेज और साइन सिम्टम्स देखेंगे। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है जी? प्रोस्टेट कैंसर मैंने अभी आपसे इससे पहले क्या वर्ड यूज किया था? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, और अब मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जी मेलिग्नेंसी हो गई है। क्या हो गई है? मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है कि जब पैथोलॉजिकल, जब आपके फिजियोलॉजिकल नॉटमिकल जो आपकी फिजियोलॉजी खराब हो जाए, किसी भी वर्क फंक्शन किसी भी ऑर्गन की, और उसके साथ पैथोलॉजिकल चेंजेस आए और बहुत रैपिड आए, रिवर्सल नहीं हो, ठीक है, और वो बहुत एडवांस हो, तो और वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहे हों, और उसको हम कहते हैं कि जी ये मेलिग्नेंसी की तरफ चला गया, अब ये मेलिग्नेंट हो गया, ये स्ट्रांग हो गया है, ये पुराना हो गया है, और इसमें डिवीजन बहुत तेजी से स्टार्ट हो गई है, ऑल्दो किसी हार्मोन्स की वजह से हो रही हो या स्टार्ट हो ये, तो मैं ऐसे कहूंगा कि जी अब मेलिग्नेंसी की तरफ गया है, ये से मेलिग्नेंट सेल्स हैं इसके अंदर। यहाँ बिनाइन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर मेलिग्नेंट का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, और नीचे एक वर्ड इसमें लिखा है मेटास्टेटिस। तो आज सुनने गौर से और जिंदगी भर याद रखिएगा कि जब कैंसर किसी एक ऑर्गन में होता है तो हम कहते हैं इसे इस जगह का कैंसर हुआ है, लेकिन वो कैंसर जब उस जगह से वो अपनी 3 स्टेज तक रहता है, आप उसे वहां तक क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब वो तीसरी स्टेज क्लियर कर लेता है तो उसके बाद वो मेटासाइज हो जाता है। मेटासाइज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है, अभी वो ऐसी इरेगुलर ग्रोथ हो रही है, थोड़ी देर में क्या हुआ, कैंसर स्टार्ट हुआ,
मेरे ख्याल से किसी ने कुछ बोला है मुझे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कैंसर जो है वो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट अभी शुरू शुरू हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया। थोड़े अरसे में क्या हुआ कि थोड़े अरसे में होता होता वो थोड़ा सा मेच्योर हो गया, आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया। थर्ड स्टेज पे क्या हुआ कि उसमें उस सेल में न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गई। और न्यूक्लियस बनने के बाद किसी भी सेल में जब वो न्यूक्लियस बन जाए, तो आपको पता है कि जब न्यूक्लियस बन जाता है तो उसके बाद रेप्लिकेशन, और न्यूक्लियस बनने के बाद प्रॉपर डीएनए वहां पर आ जाते हैं। प्रॉपर प्रॉपर जब एक सीक्वेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, जीन्स की म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर जहाँ न्यूक्लियस आ जाता है वहाँ माइटरी तेजी से। तो जब तक तो बात बिनाइन तक थी तो बात अंडर कंट्रोल थी, लेकिन जब बात मेलिग्नेंट पर आई तो वो चीज एडवांस हो गई। पहले वो हल्की फुल्की थी, आपने ध्यान नहीं दिया। सेकंड स्टेज पर आई और बड़ी, आपने ध्यान नहीं दिया। सेकंड स्टेज पे एकदम से क्या किया उसने, अपने न्यूक्लियस फॉर्म कर लिए, और उसके बाद वो इतनी तेजी से उसने ग्रोथ करना शुरू करी कि वो ग्रोथ करते करते किसी दूसरे ऑर्गन में घुस गई। उस जब दूसरे ऑर्गन में घुस जाए तो उसे आप कहते हैं कि जी ये मेटासाइज हो गया कैंसर। टर्मिनोलॉजी को समझें कि कैंसर जो है वो मेटास्टैटिक कंडीशन पर आ गया है। कैंसर जो है वो मेटासाइज हो रहा है। मेटासाइज का मतलब हो रहा है कि एक ऑर्गन में था, अब वो बहुत सारे ऑर्गन्स में फैल गया है। तो ये वाली कंडीशन मेटास्टेटिक कंडीशन कहलाती है, जब कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट हो जाए। इसे हम कहते हैं कैंसर का मेटासाइज होना, और मेटास्टैटिक कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आए। अब हिस्टोलॉजी क्या होगी? अगर हम देखें प्रोस्टेट कैंसर की हिस्टोलॉजी, तो टिश्यू को, ठीक है, बायोलॉजी में अगर याद नहीं है तो कर लीजिएगा। तो इसमें हम कहते हैं हिस्टो, इस तरह से हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होगी? वॉइस प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? इतनी बाइक की आवाजें आ रही है, मैं तो खुले आसमान के नीचे बिल्कुल रोड पे जाके खड़ा हो गया हूँ। अब इससे ज्यादा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बता दें आप लोग। मेरे सिग्नल्स भी पूरे हैं, मेरा मोबाइल भी बिल्कुल ठीक है। वेल, तो हिस्टोलॉजी क्या होगी प्रोस्टेट कैंसर की? हिस्टोलॉजी क्या होगी प्रोस्टेट कैंसर की? ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या होगी, हिस्टोलॉजी क्या होगी प्रोस्टेट कैंसर की, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। होता क्या है कि हम जब इसको शुरू शुरू में डायग्नोज करते हैं, इस सीए को, यानी कि कार्सिनोमा को या प्रोस्टेट कैंसर को, जब हम शुरू में डायग्नोज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एक चीज जो है वो तो इंटरनली, जब तक उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो हम उसे कह रहे थे जी ये बिनाइन है। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रोस्टेट के इंटरनली इन जो है वो सेल्स डिवीजन होते होते प्रोस्टेट के बाहर तक आ जाए, और बाहर आने के बाद वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाए और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, तो हम फिर ये कहते हैं कि जी आपका जो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अब डेवलप हो चुका है, और ये जो है वो थर्ड स्टेज पर है, ये न्यूक्लिएटेड हो चुका है। डी यहाँ पे डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, और ठीक है, और डेफिनेटली अगर कोई सेल बनता है, डीएनए बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एनर्जी दे रहा होता है, और जो भी काम खतरनाक होते हैं तो वो और ज्यादा मजीद तेजी से होने शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पर मेलिग्नेंसी हो गई है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी यहाँ पर अब
ठीक है, मेरी आवाज़ आनी शुरू हो गई। जी सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, अब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पेज शेयर करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो किस तरह से जो है वो हम कहते हैं कि जी प्रोस्टेट कैंसर हो गया, वो उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं वो सब हम आगे देखेंगे अब इसके अंदर, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में इसकी बता रहा था कि हिस्टोलॉजी में मतलब टिश्यूज की हिस्टोलॉजी, टिश्यूज की स्टडी होती है। तो प्रोस्टेट के टिश्यूज जो कि कार्सिनोमा में हो चुके हैं और हमने कैसे की थी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। सेल जो वर्किंग सेल्स थे उनकी डेथ हो रही है। प्लेटलेट्स सॉरी WBCs काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं टिश्यूज़ के अंदर, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा है या कौन सा कार्सिनोमा है और किस स्टेज के ऊपर है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है नहीं है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो मतलब ये अपनी मेलेग्नेंसी पर होमोलॉजी देखी थी और हमने फाइनिटल एस्पिरेशन सिटोलॉजी की थी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमने इस तरह डायग्नोज किया कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। नेक्स्ट पेज पर। अब मैं बात है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है प्रोस्टेट कैंसर का, ठीक है, तो वो आपसे शिकायत क्या करेगा और उसके बाद अब आपने टेस्ट करवाने हैं तो वो आप कैसे टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी वार्निंग भी दे सकती हैं, मतलब आपको प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है या प्रोस्टेट कैंसर होने वाला है, या अगर आपने सही से जो है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं किया या अभी आपने नहीं देखा तो शायद आपको अगले कुछ दिनों में, महीनों में या कुछ वक्त में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर हो जाए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पेनफुल बर्निंग होती है, मतलब बर्न, जलन के साथ दर्द होगा, ठीक है, और बर्निंग होगी पेशाब करते वक्त बहुत शदीद तरीन, ठीक है। पेशाब बहुत तेजी से होगा लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। और आपको रुकावटें महसूस होंगी पेशाब करने के दरमियान में, ठीक है। और सडन इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो आगे हमारी क्लासेस है उसमें तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से बता देता हूँ कि जब मेल इंटरकोर्स करते हैं तो जो पीनस होता है वो अपनी एक स्ट्रेट पोजीशन में आता है, वो वाली पोजीशन इसके अंदर जो है वो खराब हो जाएगी, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, जिसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में देंगे। और ब्लड आएगा यूरिन में, या फिर जब आप सीमेन एनालिसिस करेंगे तो फिर सीमेन के अंदर भी ब्लड आएगा। जो मेल स्पर्म जो हम सीमेन रिलीज होता है, अगर उसमें भी ब्लड आ रहा हो और ये सारी चीजें आ रही हैं तो ये इंडिकेट कर रही होती है कि हो सकता है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा डेवलप हो रहा हो। तो पेशेंट आपसे आके शिकायत ये करेगा कि मुझे ये सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट पेज। अब अगर जो है वो हाँ, अब अक्सर हम इस पे बात नहीं करते होमियो में बिल्कुल भी, लेकिन डेफिनेटली हम जो दूसरी स्टडी करते हैं उसमें हम ज़रूर ये देखते हैं कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये कैंसर हो रहा है, क्योंकि इसका एक ट्रीटमेंट है जो कीमो से पहले भी स्टार्ट होता है और जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये हुआ क्या है, ठीक है। तो अब
आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रोस्टेट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसकी ऐसी खुद ब खुद नहीं हो रहा। या तो जीन थी आप में, उसकी वजह से जीन आप जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन जो इसमें म्यूटेशन हुई है, उसमें गड़बड़ेशन हुई है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हुआ है। या मेल में आपको पता है कि मेल में हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है। अक्सर मेल में क्या होता है कि एल्डर एज में 50 इयर्स के बाद जो है वो जो आपके टेस्टोस्टेरोन्स है वो डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं DHT, जो कि आजकल बहुत ज्यादा लोग स्टडी करने लग गए हैं क्योंकि बाल भी बहुत ज्यादा लोगों के गिरने लग गए हैं। तो वो कहते हैं जी DHT बनता है तो बाल गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाए तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा के चांसेस भी बहुत होते हैं और BPH के भी चांसेस बहुत होते हैं। तो साइंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल वर्क पे बात करना चाहिए। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि कैंसर्स में अक्सर ये होता है कि जो मेल हार्मोन्स है जिसे आप टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं, वो अगर DHT के डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो और इसके अंदर एक और एंटीजन होता है, ठीक है, जो कि कैंसर के आपके जो है वो उसे हम जो कि ट्रिगर करवा रहा होता है टेस्टिकल्स में और वो किडनी के अंदर। तो जो कि किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं जिनकी बाद में कभी जिंदा की मिली तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन ये कि उसको हम रेनिन एंजाइम भी कहते हैं। तो वो एक रेनिन प्रोड्यूस करता है, वो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बाद में कहीं बात करेंगे। तो ग्लैंड्स जो कि अबव होते हैं उसके ऊपर वो करते ही रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस है, उन ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसमें ये हो रहा हो और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ रहे हो एंटीजन, तो फिर हम कहते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये हार्मोन्स डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर पेशेंट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि एलोपैथी में क्या होता है कि वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन हार्मोन्स को रोक देते हैं। जाहिर है उसके बाद आदमी आदमी तो नहीं रहेगा, मतलब ये कि वो वैसे भी ये तो चीजें प्रॉब्लम हो ही गई हैं बेचारी की, उसको तो वैसे भी वो अब जो है वो उसमें इनफर्टिलिटी आ ही जाएगी। लेकिन जो है वो रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस हार्मोन्स को नहीं रोका वहां जाने के लिए तो ये मजीद तेजी से कैंसर बढ़ाएगा। जिस तरह से हम क्या करते हैं कि हम जो है फीमेल में जो कि हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन, हम क्या करते हैं कि जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर होता है हम उसको रोकना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है वो हम उसको हार्मोन्स उसके रोक दें, ताकि उसको जो है वो हाँ उसके जो है वो हार्मोन्स हम रोक दें, ताकि नहीं ब्रेस्ट तक, तो फिर वो ब्रेस्ट की में जो है वो कैंसर की फॉर्मेशन और तेजी से करेगा ही नहीं। तो सबसे पहला हथियार हमारा यही होता है। और पूरा ट्रीट करने के बाद भी एलोपैथी वाले क्या कर रहे होते हैं कि पूरा ट्रीट करने के बाद भी जो है वो यही वाले हार्मोन्स रोकने की दवाइयाँ 5 साल तक दे देते हैं, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो हार्मोन्स ही रोक देते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि मेल में भी अगर प्रोस्टेट कैंसर हो जाए तो हम रोकते हैं किसको, कि बहुत तेजी से प्रोडक्शन नहीं हो किसकी, टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा होगी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और बनाएंगे और प्रोस्टेट कैंसर और बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज। बच्चे मेरे बच्चे जो भी बैठे हैं वो नेक्स्ट पेज पर आ जाए। स्टेज आ गई है प्रोस्टेट कैंसर की, ठीक है। अब आपके पास पेशेंट आया है, फॉर एग्जांपल आपने डायग्नोज भी कर लिया है कि उसे कैंसर है, लेकिन अभी आपने रिपोर्ट भी देखनी है कि कैसे करेंगे, वो अभी आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से टेस्ट। लेकिन स्टेजेस क्या होती है वो थोड़ा बताऊं, जो कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता देता हूँ। पहली स्टेज में क्या होगा कि कैंसर जो है वो एक साइड पर होगा, प्रोस्टेट के थोड़ा सा स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी स्टेज पर क्या होगा कि कैंसर जो है वो उसी जगह पर होगा और बहुत ग्लैंड पर बहुत कन्फाइंड हो जाएगा, साफ वाजे होना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेज पे क्या होगा कि ये एडवांस हो जाएगा, यानी कि इसमें न्यूक्लियस बन चुके होंगे और अब ये
तेजी से ग्रोथ करने की तैयारी शुरू करेगा और फाइनल स्टेज या फोर्थ स्टेज उसे कहते हैं कि जी मेटासाइज हो गया, यानी कि वहाँ प्रोस्टेट कैंसर जो हुआ था वो वहाँ से होने के बाद वो कोलोरेक्टल कैंसर में तब्दील हो गया है। का मतलब ये है कि प्रोस्टेट कैंसर तो हो ही गया था और वो वहाँ से मेटासाइज हो गया। और मैंने अभी आपको बताया कि मेटासाइज होने का मतलब क्या होता है। मेटास्टेटिक कंडीशन क्या होती है कि जब कैंसर एडवांस होने के बाद जो है वो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाए, दूसरे ऑर्गन में चले जाए, तो इसे फोर्थ स्टेज कहते हैं। ये फाइनल स्टेज होती है इसका कोई। अरे मेरे बच्चे स्टेज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर से आगे आ जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है। अगर मैंने आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस बीपीएच की तो बता दी थी ना कि प्री वाइडल और पोस्ट वाइडल जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसकी कैंसर की जो है वो लेबोरेटरी डायग्नोस क्या होगी। हम इसमें पीएसए टेस्ट करवाते हैं, पीएसए टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। पीएसए टेस्ट का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट के एक स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, मतलब वो एंटीजन होते हैं। एंटीजन, अरे मैंने एंटीजन तो पढ़ा ही नहीं, आपको एंटीजन के बारे में बताता हूँ क्या होता है। हर वो चीज जो कि आपकी बॉडी में घुसने के बाद कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। हर वो चीज जो आपकी बॉडी से इंटरेक्ट होने के बाद आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा कर दे उसे एंटीजन कहते हैं। चाहे वो कोई बाल हो जो आंखों में चला जाए, चाहे वो कोई सुई हो जो आपके जिस्म में घुस जाए, चाहे वो कोई मट्टी हो जो आपकी आंखों में चले जाए, चाहे वो रुई का कोई पार्टिकल हो जो कान और नाक में आपके घुस जाए, चाहे वो कोई वायरस हो जो अंदर आ जाए आपके, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो जो आ जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी से इंटरेक्ट होने के बाद, चाहे वो कपड़ा क्यों ना हो, और आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। यानी कि खारिश होनी शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, बुखार होना शुरू हो जाए, तो हर वो चीज जो कि आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स उजागर कर दे उसे आप एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंटीजन जो कि कैंसर के एंटीजन जैसे जो है वो जब हम ओवेरियन कैंसर जब होता है या यूट्रस का कैंसर होता है फीमेल में, तो 2-5 करके हम कराते हैं, मैं थोड़ा सा उसका नाम भूल गया, वो वाले एंटीजन हम कराते हैं। PA-255 है या क्या अभी भरन नाम मेरे सहन से निकल गया, तो हम वो वाला जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इनको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और इन्हें जो है वो जो है वो यूट्रस का कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो रहा है, क्योंकि वो उसके एंटीजन होते हैं। और प्रोस्टेट के एंटीजन जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि जो प्रोस्टेट के ही स्पेसिफिक एंटीजन हैं, यानी कि ऐसे एंटीजन जो कि अगर वहाँ प्रोड्यूस हो, मतलब प्रोड्यूस तो हुए हैं, अगर वो जाके उसको इम्यून रिस्पॉन्सेज में पैदा करना शुरू कर दे तो वहाँ में डीएनए की रेप्लिकेशन चेंज हो जाएगी और कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या काम करते हैं, तो एक ही टेस्ट जो सबसे ज्यादा इसमें कराया जाता है वो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, बाद में दूसरी चीजों पर आया जाता है कि उसकी स्टेज देखने क्या है। तो जब हम बिल्कुल कंफर्मेशन कराएंगे तो हम खाली एक ही टेस्ट कराएंगे जिसे हम पीएसए कहते हैं। पीएसए का मतलब क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हो जाएगा, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जब हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा, 30 से ऊपर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एंटीजन तो होते ही है सबकी बॉडी में, कैंसर के भी होते हैं, अब तो ट्यूबरक्लोसिस के भी होता है। तो अगर उनकी वैल्यू बढ़ी हुई आ जाएगी, जैसे सीरम एमाइलेज के भी होते हैं, तो अगर उनकी वैल्यू बढ़ी हुई आएगी तो हम कहेंगे जी कैंसर हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर आ जाए। अब हम और भी डायग्नोसिस की करते हैं जो छोटे से वर्ड है उन्हें मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। बायोप्सी करवाते हैं, बायोप्सी के अंदर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं कि उस टिश्यूज का कैसा हो रहा है, वो कार्सिनोजन हो रहा है नहीं हो रहा है, नेक्रोसिस प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा, यानी कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल डेथ हो रही होती है और जो है वो मेटा उसमें जो है वो सेल्स रेगुलेट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, उसमें WBCs मिल रहे होते हैं, उसमें दूसरे एंटीजन मिल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे
किसी को उसका थायराइड का या टॉन्सिलर क्रिप्स का अक्सर हो जाता है, कैंसर भी, तो वो हम उसमें के अंदर देख रहे होते हैं कि उसका मसल्स कहते हैं स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज हैं, लेकिन वो चेंज हो रही है उनकी पैथोलॉजी, तो इस वजह से। दूसरा, हम इसको और कैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नजर नहीं आ रहा है डायरेक्ट, या ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, तो मैं हाई रेजिडेंस सीटी स्कैन करवाऊंगा, ठीक है, नीचे रेक्टम से या नीचे उस तरह का कराऊंगा, कि ताकि मुझे हाई रेजोनेंस कराऊंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ब्लैडर के आसपास कहीं जो प्रोस्टेट थे उसमें इनलार्जमेंट हो रही है। और तीसरा मेरे पास जो है वो एक ही ऑप्शन रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं FNAC, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं उस ऑर्गन में जहाँ पर हमें कैंसर का खतरा होता है, और उसके अंदर हम उसे इंसर्ट करते हैं, सॉरी, उसके अंदर हम जो है वो इंसर्ट करते हैं उस ऑर्गन के अंदर, वहां से थोड़े से टिश्यूज लेते हैं नीडल के जरिए, मतलब हमने नीडल इंसर्ट की, एस्पायरेट किया, एस्पायरेट का मतलब खींचा, और उसके बाद फिर हमने उसकी साइटोलॉजी की, यानी कि हमने उसकी टिश्यूज की स्टडी करी। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अब ट्रीटमेंट, अब आप देखेंगे ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ कोई दवाई नहीं लिखी, इसकी वजह है वो मैं भी आपको बताता हूँ। एक दवाई में बस आपको बताऊंगा होम्यो की, बाकी में और यूं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या वजह है, मैंने कुछ वर्ड लेके उन्हें बताऊंगा। ट्रीटमेंट में क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या है, क्योंकि हमने आज तक जहाँ भी पढ़ा है, जितने लोगों से सुना है, जो होम्योपैथ के फिलोसोफर्स हैं, जो कुछ बुक्स हैं, या जिन्होंने भी किया, वो कहते हैं कि जब कैंसर एडवांस पे चला जाए, तो उनकी जो भी ट्रीटमेंट हो रही हो, जो एलोपैथी में हो रही होती है या कोई और कर रही होती है, वो आप चलने दें, आप उसके साथ साथ होम्योपैथी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अल्लाह शायद कोई रास्ता निकाल दे, शायद वो बेहतर हो जाए उससे, ठीक है। और बेहतरी के चांसेस हो सकता है दोनों मिलकर कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब रेडिएशन होती है तो भी होम्यो की दवाई असर नहीं करती, और जब कीमोथेरेपी होती है तो भी होम्यो की दवाइयों का कोई असर नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि मैंने नीचे लिखी प्रिवेंट के चांसेस नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता है कि आपके दूर दराज, आपके ना दूर दराज भी नहीं, आपके आपके नाना, दादा, अब जो भी सवाल कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर आइएगा, वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा अभी कुछ इतना, ठीक है, क्यों और क्या वो वहाँ पे बहस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि प्रिवेंटिव पे अगर मैं आऊँ, तो प्रिवेंटिव में ये है, वो ही कहते हैं कि ऐसे काम किए जाएं कि अगर आपके खानदान में किसी को कैंसर हो तो आपको ना हो। तो होम्योपैथी की फिलॉसफी ये कहती है कि जो एक नसूर, जो इन्होंने एक दवाई कार्सिनोसिन के नाम से बनाई है, वो कहते हैं कि अगर आपको, मैं फिलोसफी भी इसमें थोड़ी सी बता दूंगा, आपके लिए काम आएगी, कि अगर आपके नाना दादा बहन भाइयों में से किसी को कैंसर हुआ है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लें, अगर आपको नहीं है तो आप कार्सिनोसिनम, जो होम्योपैथी मेडिसिन है, उसकी 1 mg की सिंगल डोज एक ले लें स्टेट, एक ले लें 6 महीने के बाद, और एक ले लें 1 साल के बाद। ये आपकी प्रिवेंटिव क्योर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आपको जो है वो कैंसर डेवलप किसी भी जगह का नहीं होगा, ये होम्योपैथी कहती है फिलोसफी इसकी। और दूसरी चीज मैं थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर देता हूँ अपनी प्रैक्टिस और दूसरी लोगों की प्रैक्टिस और फिलोसफी से, कि कार्सिनोसिनम जब भी दी जाए, जहाँ पर पहली बात है, कैंसर में तो बहुत सोच समझ के देते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट में या लो पोटेंसी पे देते हैं, लेकिन अगर कैंसर नहीं है और आप प्रिवेंटिव ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि गिरते हुए चांद पर उसकी डोज लें, ताकि अगर किसी को स्टार्ट हुआ भी हो, तो वो वैल्यू नीचे आते आते जो है वो कैंसर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो गिरते हुए चांद पर लेते हैं, सिंगल डोज लेंगे। अच्छा, और तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक क्यों लिखी है, क्योंकि स्पेसिफिकली देखा जाए तो कोई एक दवाई है नहीं कैंसर के, जितने सिम्टम्स होते हैं, अगर उन सिम्टम्स को देखते हुए आप दवाई देंगे और लग गई तो आपका कैंसर ठीक हो सकता है, और अगर नहीं लगी तो नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी मालूमात में और दूसरों की प्रैक्टिस पे बताता चलूँ कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो अगर हम उसमें गिरते हुए चांद पर एस्ट्रियास रोबिन्स की 1 mg या CM की डोज की एक ही दिन में सिंगल डोज देते हैं, तो अगर शुरू हुआ होगा
तो वो कैंसर हो पड़ेगा ही नहीं, अगर फर्स्ट स्टेज पर होगा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल हुआ है, और मेरी फैमिली में ही मैंने जो है वो इसको एक्सपीरियंस किया है कि उनको फर्स्ट स्टेज पे था, उनका लंप बना था और वो दिखने में वैसे ही लग रहा था। मैमोग्राम पे उन्होंने कहा कि कैंसर हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ऊपर ही था और ऊपर ही की तरफ हुआ था, और उन्होंने गिरते हुए चांद में एस्ट्रियास रॉबिन्स की सिंगल डोज दी थी, और अगले चांद में उन्होंने फाइटोलेगा, बेरी नहीं फाइटोलेगा हाइड्रेनेटस कुछ ऐसी नाम है, और उसकी जो है वो दूसरे गिरते हुए चांद में दी थी, तो उसके बाद जो है वो चीज़ रिड्यूस हो गई थी। वेल तो ये भी है एक फिलोसफी, तो मैंने इसलिए बताया है कि ये है। अच्छा, अब क्योंकि बात हो रही थी ब्लैडर की, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि बोल दिया जाता है ये दवाई तो जी बनी ही इसके लिए है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी एसिड फॉस तो है ही आदमियों की दवाई, नक्स वॉमी तो है ही कराची वालों के लिए दवाई, ठीक है, आराम तलब लोग। और मतलब ये कि ये जो आपकी लाइकोपोडियम है, ये तो बस लगता है कि जैसे मेल एम्पावरमेंट और जो है वो मेल्स के लिए ही और एपिगैस्ट्रियम के लिए ही बनाई गई है। तो इसी तरह मैं आपको एक बात बताऊं, और कभी मेल सेशंस, वैसे तो डॉक्टर सब बराबर ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट भी कीवर्ड्स ऐसी होती हैं, या हो सकता है मैं अगले लेक्चर में बता दूं इस दवाई के और फायदे कि ये क्या क्या कर सकती है। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर होम्योपैथी में क्या कोई एक ऐसी दवाई है जो कि बनी ही खाली प्रोस्टेट के लिए है, तो मैं कहूँगा जी हाँ बनी है, और उसे कहते हैं साइडोनिया वल्गैरिस। और मैंने ब्रेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरट्रोफाइड पेशेंट्स को सिर्फ साइडोनिया वल्गैरिस की दो पोटेंसियां एक साथ देकर, मतलब एक ही मेडिसिन की डिफरेंट पोटेंसियां एक साथ डोजेस में देकर, जो कि बनती भी ऐसी हैं, और हमने पेशेंट ट्रीट किया, और पेशेंट का जो ब्रेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी था वो 6 से 8 महीने में कवर हो गया। और ये जो साइडोनिया वल्गैरिस है वो प्रोस्टेट के लिए ही समझें एक बेहतरीन दवाई है, और इसी के लिए ही बनी गई है। तो आप अपनी दूसरी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, या आप और दूसरी कोई ट्रीटमेंट इसकी आप स्टार्ट करना चाहें उसके लिए, तो आप बिल्कुल जो है वो इसका भी साथ हाथ ले सकते हैं, और ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पेज आई थिंक, थैंक यू का होगा सर बट रहा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और कि आपने पता नहीं क्यों डिस्टॉर्शन हो रही थी और इतना सुना आपने। और यहाँ मैं डिस्कशन अभी नहीं करूँगा, व्हाट्सएप पर आ जाए, वहाँ मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत पेनफुल हो रहा है इस तरह से बीच रोड पे खड़े होकर क्लास लेना। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। और अब जो है आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टॉपिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी मैं खोल देती हूँ, आप लोग वहाँ पे करें आराम से। और सर अगर कुछ इश्यूज भी हैं फैमिली के, जैसे ही वो फ्री होते हैं या अगर वो अभी भी फ्री हैं तो वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक सर, अगर क्लास ख़त्म कर दें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी। अल्लाह हाफ़िज़।